द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लंदन से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर शबीर चौधरी साहब। शबीर साहब वेल नोन एनालिस्ट हैं और इन्होंने कश्मीर पे बहुत काम किया है, बहुत सी किताबें लिखी हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, उसकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। तो शबीर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में लोगों को मसला कश्मीर की कितनी समझ है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि मीर अब्दुल अजीज मरहूम जो एक कश्मीरी जर्नलिस्ट थे, रावलपिंडी में रहते थे, वो अक्सर कहा करते थे कि पाकिस्तान में हर शख्स मसला कश्मीर की बात करता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मसला है क्या। बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको भी ये नहीं पता कि मसला कश्मीर क्या है और ये कैसे पैदा हुआ। और मीर अब्दुल अजीज को हमारे जो जर्नलिस्ट थे पहले, अब वो पॉलिटिशियन है, मुशाहिद हुसैन सैयद, वो उन्हें कहा करते थे कि वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑन कश्मीर। तो डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं मसला कश्मीर को और उसकी जो समझ है पाकिस्तान के लोगों को, क्या लेवल है उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकीर चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं। देखिए जी, इससे पहले कि ये बताया जाए कि पाकिस्तान के लोग क्या समझते हैं, वो तो हमारे पड़ोसी हुए ना, ठीक है जी। जिन लोगों का ये मसला है जम्मू कश्मीर के लोगों का, ये देखना पड़ेगा कि वो क्या समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को बाहर भेजा जाता है वफद के तौर पर, जब जाएं मसला कश्मीर बताएं लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उनको खुद नहीं पता होता है कि जम्मू कश्मीर का मसला क्या है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है उनको मसला कश्मीर का पता नहीं है। तो आई डोंट नो वे टू स्टार्ट, लेकिन मैं इसको शुरू करता हूँ। क्यों एक मिथ ये है कि चूँकि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पर बना था, इसलिए और जो जम्मू कश्मीर है ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी। दिस इज़ 100% रॉन्ग। जो दो कौमी नज़रिया है इसका इतलाक रियासतों पर नहीं होता था। कायदे आज़म साहब की एक से ज़्यादा इसकी परसेंटेज मौजूद है। अलावा जी माउंट बैटन ने भी इस पर कहा था कि रियासतें जो हैं टेक्निकली लीगली उनको 25 जुलाई 1947 की जो उन्होंने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में वहाँ पर खिताब किया था, उन्होंने क्लियरली कहा था कि टेक्निकली एंड लीगली आफ्टर द लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ये जो है आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। टेक्निकली आज़ाद खुद मुख्तार, वो कुछ भी फैसला कर सकती हैं आपने क्या करना, ठीक है जी। वो टेक्निकली आज़ाद हो जाएंगी। इसकी तस्दीक जिन्ना साहब ने भी की थी। फिर बाद में इशू ये आया था कि नेहरू साहब कहते थे कि रियासतों के जो महाराजे हैं या जो भी प्रिंसेस उनको कह लें, फिर इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश राज क्या था। ब्रिटिश राज के दो यूनिट्स थे। एक था ब्रिटिश इंडिया जिसको डायरेक्टली वो कंट्रोल करते थे, एक था प्रिंसली इंडिया जिसके यानी एक लिहाज से सेमी ऑटोनोमस थे। तो नेहरू साहब कहते थे कि जो प्रिंसेस हैं यानी प्रिंसली इंडिया है, उनके जो लीडर्स हैं वो फैसला करें कि अवाम फैसला करे कि उनके मुस्तकबिल का फैसला क्या होना चाहिए। नेहरू साहब ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया। जिन्ना साहब ने कहा नहीं, जो उनको लीडर हैं, जो उनके राज्य हैं, महाराजे हैं, जो भी उनका नाम था, निज़ाम कह लें या उनको नवाब कह लें, जो भी कह लें, जो उनको रूलर्स थे, वो फैसला करेंगे कि क्या होना है। फिर माउंट बैटन ने भी जिन्ना साहब के हक में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त के हालात के मुताबिक हम प्लेबिसिट नहीं करा सकते टू डिटरमिन कि वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो फैसला ये हुआ था, यहाँ पे ये याद रखें, नेहरू ने कहा कि अवाम फैसला करें, जिन्ना साहब ने कहा कि रूलर्स फैसला करें, ठीक। यहाँ बात तो ये क्लियर होगी। अब जो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये गलत बात है, अगर स्टेटमेंट्स को भी एक मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, जो लोग जानते हैं थोड़ी, जिनको अलिफ बे भी आती है ना हिस्ट्री की, उस वक्त की हिस्ट्री की, वो जानते हैं कि जूनागढ़ जो है वो उसका ज़मीनी लिंक नहीं था पाकिस्तान के साथ। वो ये भी जानते हैं कि जूनागढ़ जो है उसका जो सरबराह था वो एक मुसलमान था। वो ये भी जानते हैं कि वो कोई इतना अच्छा हुक्मरान नहीं था। वो ये भी जानते हैं कि वहाँ पर 80% नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थी। अगर दो कौमी नज़रिए का इतलाक जो है इस होता रियासतों पर, तो ऑटोमेटिकली दैट जूनागढ़ जो है वो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाती। द फैक्ट कि जूनागढ़ के सरबराह ने, रूलर ने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन किया, द फैक्ट कि वो जिन्ना साहब ने कबूल किया, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि दो कौमी नज़रिए का इतलाक जो है रियासतों पर नहीं होता था। मैं समझता हूँ मजीद उस पर मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये कहा जाता है, दूसरा मिथ ये है, वो कहते हैं जी भी आज़ाद, जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने महाराजा के खिलाफ बगावत कर दी थी। अब देखिए जी, ये तो अगेन मिथ मैंने कहा दिया ना। अब मेजर जनरल अकबर खान की किताब है रेडर्स इन कश्मीर,
वो कहता है कि देखिए आप यहाँ पर नोट ये करें, यानी 14 या 15 तारीख, 14 को पाकिस्तान आज़ाद होता है, या लेट्स कॉलेज के 15 तारीख को ब्रिटिश राज खत्म हो जाता है। उसके बाद वो अपनी किताब में लिखता है रेडियोज इन कश्मीर में कि उसी यानी विद इन अगस्त, लास्ट वीक ऑफ अगस्त हमारी मीटिंग्स हुई हैं, बड़े जुमार जो हैं उस वक्त के लीग के लिए, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, तैयारी करें किस तरीके से कि जम्मू कश्मीर को कैसे आज़ाद कराया जाए। तो वो जिसको उस वक्त ज़ाहिर है कि ये इलाका पुंछ के इलाके थे, जो मुजफ्फराबाद के इलाके थे, तो बहुत से जुमार से वो मिला, और इसके अलावा कबायली लीडरों से भी मिला, और मुख्तलिफ उनकी मीटिंग होती रही। उसने एक तैयार किया जिसको कहता है कि अप्रिशिएशन ऑन द रिपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब उसमें आप नोट करने वाली बात यह है, वो तैयार करता है आर्म्ड रिवोल्ट इनसाइड कश्मीर। उसमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह बयान करते हुए वो कहता है भी अगर ये इलाका पाकिस्तान के पास ना रहा, इंडिया के पास चला गया, तो कहता है कि पाकिस्तान वुड बी परमानेंटली एक्सपोज टू a threat of such magnitude that our independence would never be a reality. कौन कहता है? मेजर अकबर, ठीक है जी। और कहता है कि कश्मीर एक्सेशन इज नॉट सिंपली ए मैटर ऑफ डिजायरेबिलिटी बट एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ फॉर आवर सेपरेट एग्जिस्टेंस। वो कहता है कि अगर ये जम्मू कश्मीर ना मिला तो हमारी जो सेपरेट एग्जिस्टेंस है वो कायम नहीं रह सकेगी। तो यहाँ पर ये नोट करें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो है ना ज़रूरत और सिक्योरिटी की वजह से ये हमला कराया गया, ना कि कश्मीरियों को आज़ाद कराने के लिए, ना कि उनकी हमदर्दी कराने के लिए। आगे वो कहता है कि वो कहते हैं अप्रिशिएशन में कहता है emphasize in his plan that presence and involvement of the Pakistan government must not be visible, ठीक है। The entire matter should be presented as a local uprising of Muslims of Jammu and Kashmir against cruel Hindu despot. अब ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये एक पाकिस्तानी जर्नल कह रहा है, मेजर जनरल, ठीक है, उस वक्त ब्रिगेडियर साहब थे वो। फिर आगे जाकर ये इस सारी चीज को फैसला कहाँ होता है? फर्स्ट वीक ऑफ जो है ना सितंबर में लाहौर में इनकी मीटिंग होती है, जिसमें आप ये नहीं कहा, उसमें कौन लोग होते हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उसमें वजीर खजाना पाकिस्तान के शामिल होते हैं, और इफ्तारुद्दीन वो होते हैं, और एक आदमी शौकत अयाद साहब वो शिरकत करते हैं, और मेजर जनरल अकबर साहब होते हैं। वो उनको सारी बातचीत बताते हैं और कैसे कैसे इसको लॉन्च करना है, फंडिंग कैसे आई थी, बंदूकें कहाँ से आएगी, सारा कुछ होता है। अब ये सारा किया किसने है? पाकिस्तान ने किया। करने के बाद कहा दिया जा गया जी ये लोकल लोगों ने ये किया है। और मुझे पता है कि लोकल लोगों ने कहा, क्या लाहौर की मीटिंग में मौजूद थे? क्या जो अप्रिशिएशन लिखी है मेजर जनरल अकबर ने उसमें मौजूद थे? आंसर इज नो, इट वॉज अ पाकिस्तानी बेबी, पाकिस्तानी प्लॉय, पाकिस्तानी एडवेंचर, जिसको कहा जाता है ऑपरेशन गुलमार्ग, ठीक है। और फिर जो तीसरी मिथ यह है कि ओ जी इन लोगों ने तो किया है, लेकिन जना साहब को पता नहीं था। जना साहब के बारे में भी मैंने काफ़ी थोड़ा रिसर्च किया है, वैसे तो रिसर्च की इजाज़त नहीं है आपको पता है, लेकिन मैंने यहाँ पर किताबें पढ़ी हैं जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा है 100% एविडेंस के साथ लोगों ने बेनकाब किया है कि जो है ना जना साहब को पता था। मसलन जो पाकिस्तान के एक सदर थे सिकंदर मिर्जा साहब, उनके बेटे ने किताब लिखी है फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान, शायद आपकी नज़र से गुजरी है, नहीं, बड़ी अच्छी किताब है। उसमें वो कहते हैं कि मैं कोट कर रहा हूँ, ज़बानी बयान कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जब वो क्या जॉर्ज कनिंघम के पास गया, उनको बताने के लिए गया यार हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये 25 अक्टूबर की बात कर रहा है, 24 अक्टूबर की बात कर रहा है, 24-25 की। तो हम आपको नहीं बता सके, लियाकत साहब खुद आकर बताना चाहते थे, उनको हार्ट अटैक हो गया, वो नहीं आ सका। तो उनका दिल रखने के लिए यार देखें भाई हम तो अब वी वांट टू टेक यू ऑन बोर्ड, तो लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स हो गए। फिर उसने ये कहा कि लेकिन देखें जी जना साहब को भी हमने सिर्फ 15 दिन पहले बताया, यानी कि अबाउट 10 अक्टूबर बताया उनको, ठीक है जी। तो वो कहता है जी बहरहाल जिस तरह भी जना साहब को जब हमने बताया, ये सिकंदर मिर्जा कह रहा है, उसको कर्नल थे, वो कहते हैं जब हमने बताया तो उन्होंने कहा जी मुझे मजीद ना बताओ। जना साहब कहते हैं आई वॉन्ट टू कीप माई कॉन्शियंस क्लियर। मसला यहाँ पर ये नहीं है, एज ए बैरिस्टर, एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी कि महाराजा की और पाकिस्तान की एक रिटन एग्रीमेंट थी जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। क्यों ये बैरिस्टर साहब और गवर्नर जनरल साहब की ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को वायलेट ना किया जाए, ठीक। वहां पर जो लोग मरेंगे हमले की सूरत में उनकी जान बचाई जाए, जो औरतें जो बेअबरू हुई, जिन्होंने दरियाओं में छलांग लगाकर अपनी इज्जतें बचाई, उनको बचाया जाए। जो भी मारदाड़ हुई वहां पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनकी डेथ हुई, वो नहीं बचाया। लेकिन द मैन वाज मोर कंसर्न टू कीप हिज कॉन्शियंस क्लियर।
फिर आगे जाकर इसी तरह माउंट बैटन की जो मीटिंग होती है उसमें जब ये कहा जाता है, जिसको ये मिशन विद माउंट बैटन है, उसके प्रेस अटैची की किताब है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है। उसमें वो कहते हैं, जब जिन्ना साहब को उन्होंने कहा कि आप कश्मीर आपको मिलने वाला नहीं है, बंदूक के तौर पर फतह नहीं हो सकता, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको आप ऐसा करें, माउंट बैटन ने कहा विड्रॉल ऑफ क्या कहते हैं ट्राइब्समैन with withdrawal of all those who went there for purpose of fighting, followed by a plebiscite under UN auspices, उसने ये कहा। वहां पर वो जिन्ना साहब नहीं माने, उन्होंने कहा कि चूंकि अगर ये बात हो जाती तो फिर तो ये होता था भी, उनको पता था कि अगर सारी पाकिस्तान की फौजें बाहर आ जाती हैं और चाहे हिंदुस्तान की फौज वहां पर रहती है, शेख अब्दुल्ला वहां पर इंचार्ज होता, तो जिन्ना साहब ना समझ तो नहीं थे ना, उनको पता था कि देयर इज नो वे पाकिस्तान कैन विन। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि सारी फौजें बाहर निकलें। जिन्ना साहब ने प्रपोजल दिया, सारी फौजें बाहर निकालते हैं, और ये सुपरविजन होगी इसकी जो होगी वो दोनों गवर्नर जनरल करेंगे। उस वक्त जिन्ना साहब को पूछा माउंट बैटन ने कि भाई वो तो हो गया, लेकिन राशमारी कैसे होगी जबकि ट्राइब्स वहां पर होंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो जिन्ना साहब कहते हैं कि आई विल कॉल द होल थिंग ऑफ, ठीक है जी, सारी चीज को मैं वापस ले लूंगा, खत्म करा दूंगा। उन्होंने कहा भाई आप तो ये दावा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपको पता ही नहीं है, आपका यो कंट्रोल ही नहीं है। इसके अलावा लियाकत अली साहब ने भी एक महफिल में, एक मीटिंग में माउंट बैटन साहब को बताया क्लियरली, मैं भी किसी वक्त भी चाहूँ तो मैं सबको वापस बुला सकता हूँ। सो देयर इज टन्स ऑफ एविडेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन माथे किसको लगाया जा रहा है? और हमारे माफ करना, कोई किसी को बुरा लगे तभी तो, जो कुछ ने किसी ने करना मेरे खिलाफ कर रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी के आखिरी इन्हें खेल रहा हूँ। वो अभी ये कहते हैं, वो कहते हैं जी जो किया हमने किया, वो सिर्फ यह है कि हमें बेवकूफ बनने का सिर्फ शौक नहीं है, हम उस पर फख्र महसूस करते हैं। वो जो कुछ हो गया, गलतियां हो गई, तस्लीम करें। जिन लोगों को, ये याद रखें, इस्लाम क्या कहता है, जिस इस्लाम को मैं मानता हूँ, जिस कुरान को मैं मानता हूँ, सूरत अल माइदा आयत नंबर 1, वो पीपल ऑफ, ये कहते हैं ईमान वालों अपनी माइतों का पास करो। तो ये सिर्फ ये है ना, जात कश्मीर वालों पर नहीं था, ये पाकिस्तान पर भी था, और अगर जिन्ना साहब मुसलमान थे तो उन पर भी था, लियाकत अली खान पर भी था कि अपने माइतों का पास करो। माइदा था कि आप वो अंडर जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन पाकिस्तान, दे फेल टू डू दैट। इसी तरह सूरत बनी इसराइल में भी इसी तरीके है, आयत नंबर 34 है, ठीक है, वो भी है। ये दर्जनों कितनी जो है ना हदीसें हैं जिसमें कहा गया कि अपने माइतों का पास करो। यहाँ पर यह है कि जिन लोगों को महाराजा ने बंदूक दी, वर्दी दी, गोलियां दी, ट्रेनिंग दी, तनख्वाह देता था टू प्रोटेक्ट दिस स्टेट, टू प्रोटेक्ट महाराजा एंड फैमिली, उनने भी आपने अलिफ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो रेडर से उनका साथ लिया। जिन लोगों ने, जिन पर गद्दारी के मुकदमे बढ़ने चाहिए थे, उनको हमारे वहां हीरो बनाकर पेश कर दिया गया। दिस इज ट्रेजेडी, और मुसीबत यह कि अभी उस पर हम फख्र का इज़हार करते हैं। आगे जानना चाहता मैं, वांट टू आस्क मी समथिंग हियर? जी अच्छा, शबीर साहब, हमारे यहाँ एक हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर बलोच, जो नवाए वक्त में कालम लिखते हैं, और उन्होंने नवाए वक्त में, जो बहुत ही एक पेट्रियाटिक अखबार है और जिसको कहते हैं गार्डियन ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, उसमें उन्होंने ये लिखा कि हमने पूरा जो केस था ना कश्मीर का, बहुत गलतियां की, पूरा केस ही मिस हैंडल किया। और उनका ये कहना है कि जो ट्राइबल इन्वेजन हमने करवाया, उसकी वजह से कश्मीर का जो एक्सेशन है वो इंडिया के साथ हुआ। और उन्होंने ये भी लिखा कि उस वक्त जबकि हमें दिल जीतने की जरूरत थी कश्मीरियों का, हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की। और सर, आपने बात की सरदार शौकत हयात की। सरदार शौकत हयात ने अपनी किताब में लिखा है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, कि जब माउंट बैटन आया लाहौर 1 नवंबर 1947 को, तो बाकी चीजें जब उसने डिस्कस कर ली तो उसने ये कहा कि मैं सरदार पटेल की ऑफर लाया हूं आपके लिए, आप कश्मीर ले लें और हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं। और ये वो बात है जो बहुत से और लोगों ने भी लिखी है। इवन चौधरी मोहम्मद अली, जो बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम बने, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखी। फिरोज खान नून ने, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने लिखी। सरदार इब्राहिम ने अपनी किताब में ये बात लिखी है। लेकिन आज पाकिस्तानियों को इस चीज का नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें लोगों को बताई जाएंगी तो वो फिर इतने इमोशनल तरीके से जो है वो कश्मीर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, मैं शौकत आजाद साहब की किताब मैंने भी देखी है, और जो कर्नल साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी ठीक बात लिखी है। अगर पाकिस्तान, जिसको हम ट्राइबल बेसिकली नाम नहीं है, ये पाकिस्तानी अटैक है, ठीक है ना, अगर पाकिस्तान ये अटैक न कराता
तो ना तो जम्मू में असल में ये कहता हूँ, इन माय ओपिनियन रूट कॉज ऑफ ऑल ओवर प्रॉब्लम्स जम्मू कश्मीर के दोनों साइड्स पर इज बिकॉज ऑफ दिस जो हमला कराया गया था, जिसको ट्राइबल इन्वेजन का नाम दिया गया। अगर ये ना होता तो हमारे साथ ये जो हमें इसको तो जो जिल्लत और ख्वारी हमारी हो रही है, ये ना होती। हमारे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग ना मारे जाते, रियासत कम से कम एक रहती। यहाँ पर इनका एजेंडा था, इस बस इंपीरियलिस्ट एजेंडा था। उन्होंने हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी की है, नाइंसाफी अभी तक जारी है। अब यहाँ पर जो आपने बात की है, देखिए अब ये कहते हैं ना कश्मीर को कब्जा करना चाहते थे। यहाँ पर शिकली साहब आप देखें, स्ट्रेटेजिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट इलाका था वो कौन था? गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। और इसलिए कि उनका यानी एक सिर्फ ये नहीं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, हम नोट करें, मैं कह रहा हूँ लफ्ज जानबूझकर, जज्बात में नहीं कह रहा, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया या बनवाया, उनका एजेंडा था, ये था कि यूनाइटेड इंडिया छोड़कर नहीं आना, ठीक है। इसमें जो ना पगाड़ा साहब जो बेचारे फौत हो गए, पीर पगाड़ा जो बड़े थे, उन्होंने एक इंटरव्यू मेरे पास पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि ये फैसला हो गया था 1946 में कि इसको डिवाइड करना और पाकिस्तान को बनाकर देना टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट। तो जिन लोगों ने यूनाइटेड इंडिया को तकसीम करना था कि कल वो हमें चैलेंज ना कर सके, उनका ये डिजाइन था कि जम्मू कश्मीर को भी तकसीम करना है। अब गिलगित बल्तिस्तान क्यों हमला नहीं किया गया? इसलिए कि उनका ये था कि अगर श्रीनगर कब्जे में आ जाता तो गिलगित पर हमला करने की जरूरत ही नहीं रह जाती, ठीक है, उस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक। तो जब उनको ये पता चल गया कि ये हमला नाकाम हो गया, तो उन्होंने एक्टिवेट कर दिया प्लान बी। फिर उन्होंने मेजर ब्राउन को कहा, उसने जो किया सबको पता, ठीक है जी। अब मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ भाई, जो आपने कहा कि पटेल की जो ऑफर आई थी, बिल्कुल आई थी, मैं भी पढ़ा, एक से ज्यादा जगह पर पढ़ा मैंने। वैसे एक बड़ी जबरदस्त किताब है 99 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू, अगर आपके पास वो मिले तो जरूर पढ़ेंगे, बहुत मालूमाती। मैं उसको फोटो कॉपी बनाकर भेज दूंगा आपको, ठीक है, एक कॉपी बना उसका, जबरदस्त किताब है। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि सच्ची बात है कि मैंने आप बड़ा मेरा जोन था कि मैंने बड़ी रिसर्च है मेरी, लेकिन वो पढ़कर मेरी भी आंखें या जाविया बदला काफी साहब। अच्छा, इसी उस बेसिकली उस वक्त जिना साहब ने, दूसरे लोगों ने कहा भी हम पागल हैं कि भाई उसकी जगह पर हम ये कर दें, तो नतीजा क्या हुआ? ये तीनों हार गए, ठीक है ना, सीधी सी बात है ना। रॉन्ग स्ट्रेटजी, रॉन्ग पॉलिसी और उनकी जो है ना खुदगर्जी की वजह से सब कुछ हुआ। अब आगे ये आता है, मैं जिस चीज पर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो ब्रिटिश थे, माउंट बैटन था, they wanted to divide Jammu and Kashmir, not that it should go to Pakistan, not that all of it go to India. अब इसमें टर्म्स ऑफ एविडेंस है, आप पढ़ेंगे ना उसको, आपको व्हाई जो माउंट बैटन वाज डिलेइंग, वो हेल्प नहीं भेजना चाहता था। उसका मतलब ये था कि श्रीनगर कब्जा हो जाए, बाकी जम्मू कश्मीर किधर जाता, उसको गर्ज नहीं था, यानी श्रीनगर पर कब्जा हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के पास चला जाए। दैट वाज पार्ट ऑफ द प्लान। उसके बाद अगर आप नोट यहाँ करें, यूनाइटेड नेशन को लोग कहते हैं, हमारे यहाँ ये हमें पढ़ाया जाता है कि मुतालिया पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान जंग हार गया था, हार रहा था, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन से रब्ता कर लिया। अब फिर क्या किया? ऐसे चैप्टर के तहत किया जिस पर कुछ अमल नहीं हो सकता, सिर्फ बातचीत हो सकती है, ठीक है। मैं नहीं समझता कि नेहरू को पता, सॉरी नेहरू को पता था या लियाकत अली को पता था या जिन्ना को पता था अभी सिक्योरिटी काउंसिल की मैकेनिज्म क्या है। हमारे तो लोगों को आज तक नहीं पता मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो माउंट बैटन को पता था, ब्रिटिश को पता था, उनके पास उस वक्त P5 में थे, ठीक है जी, उनके पास वीटो पावर था भी। तो मतलब ये कहने का कि उनको पता था कि अगर हमने इसको इंटरनेशनल ना किया मसला कश्मीर को, तो जो बिगर पावर है वो क्या, कौन है, इंडिया, वो जीत जाएगा। यहाँ मैं आपको कोट करना चाहता हूँ एक, इससे जो सिकंदर मिर्जा के बेटे ने किताब लिखी है। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जब मैंने 3-4 महीने पहले किसी को कहा तो वो आदमी मुझे एक ऐसे मारने आया। मैंने कहा भी लोगों को पता नहीं है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया और जिन लोगों ने प्लास्टिक की जंग में जो कुछ हुआ था, तो मीर जाफर, मैंने कहा ये सिकंदर मिर्जा मीर जाफर का पड़पोता कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, उसका खून है। वो कहते हैं ये नहीं हो सकता। मैंने कहा पढ़ कर देख लें, मैं अभी भी साबित कर सकता हूँ। उसका बेटा, सिकंदर मिर्जा का बेटा किताब लिख रहा है, वो उसमें साबित करता है, ठीक है। तो फिर ये कहते हैं हमें तो गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, तो देख लें कि उन्होंने कैसे संभाल कर रखा हुआ था। आप कहते हैं ना आपने नगीने संभाल कर रखे हुए थे, उन्होंने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे थे। गुलाम मोहम्मद कौन था, चौधरी मोहम्मद अली कौन था, सारे ब्यूरोक्रेट्स थे ना, ब्रिटिश थे ये। दे वर देयर टू प्रोटेक्ट नॉट पाकिस्तानी इंटरेस्ट बट ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिकंदर मिर्जा कहते हैं, जो जिन्ना साहब कहते हैं, पाकिस्तानी राइटर हुमायूं मिर्जा नोट्स मिस्टर जिन्ना's frustration like this. Jinnah was watching these events with growing impatience and agitation. He sent for Sikandar Mirza and declared, "Why don't you march in?" Sikandar Mirza replied, "Your Excellency,
We are not organized on the ground. Further, we only have ammunition to last us a fortnight. We can't possibly go to war at this stage. किताब का सफर नंबर 158। ठीक है जी। अब मसला यह कहना है कि पाकिस्तान की जब इसको ये पता थी सिकंदर मिर्जा को, तो जनरल ग्रेसी ने माउंट बैटन को भी बता दी थी कि हम लड़ाई की पोजीशन में नहीं है, छेड़छाड़ कर सकते हैं थोड़ी बहुत आगे पीछे, लेकिन है कि फुल स्केल वॉर के लिए हम इस काबिल नहीं है कि हम 2 हफ्ते गुजारा कर सकें। उसने ये कहा ग्रेसी ने कि पाकिस्तान की फौज है लड़ेगी, बहादुरी से लड़ेगी, लेकिन हमारे पास असले नहीं है। तो इस उसकी पेश नज़र उन्होंने कहा जी ऐसा कर लेते हैं कि इसको इंटरनेशनलाइज कराएं ताकि पाकिस्तान बिकम्स अ पार्टी, अदरवाइज पाकिस्तान वाज नॉट अ पार्टी। अगर जिन्ना साहब इस पर एग्री करते हैं कि रूलर ऑफ जो है स्टेट फैसला करेगा, तो जम्मू कश्मीर का रूलर कौन था? वो नेहरू नहीं था, जिन्ना नहीं था, लियाकत अली नहीं था, वो तो हरीश सिंह था। आप उसको पसंद करें ना करें, उसके पास ये राइट था। फिर ये बात आती है, फिर कहते हैं जी नहीं नहीं हमें वो प्रोविजनल था। मुझे आपने पता नहीं जो एक्सेशन की ट्रीटी है वो आपने देखी या नहीं देखी? नो वेरी सेज कि वो टेम्परेरी है। किसने कहा कि ये प्रोविजनल है? अच्छा, ये हम लोगों ने हाँ शबीर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। 27 अक्टूबर का नवाए वक्त जो है उसका एडिटोरियल है इसी साल का, उसमें यह लिखा है कि भारत ने महाराजा हरि सिंह से मंसूब एक जाली दस्तावेज को जवाज बनाकर वादी कश्मीर में अपनी फौजें दाखिल की थीं। और मेरे ख्याल में कोई वेस्टर्न स्कॉलर भी है जिसने ऐसी बात की है कि जी ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जो है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडिया में किसी के पास नहीं है। और मेरा तो ख्याल है लोगों ने उसका फोटो भी दिया है व्हाट्सएप उस पे जो है इंटरनेट पे। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? ठीक है। अच्छा चलें जी, अच्छा एक मिनट, लेट्स बी लॉजिकल, इसको एनालाइज करते हैं। अगर ये बात हो कि इंडिया के पास एक्सेशन की ट्रीटी नहीं है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वैसे जी। पाकिस्तान का केस तो बड़ा आसान था, ये सारी जालसाजी है, वहां क्यों नहीं जाते? कभी गए हैं? इन साइड उनको पता है कि जो कह रहे हैं वो झूठ है। आपको मुझे उल्लू बनाने के लिए जो मर्जी कह लेना, अवाम बेशुमार है जो उनकी बात मानेगी। इन सिंपल बात ये थी ना, वो कह देते भाई ये सारा फ्रॉड है, और इनके पास नहीं है, जालसाजी इन्होंने की है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट का रूट क्यों नहीं इख्तियार किया? वैसे भाई तो मैं आपको ये बताऊं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको इनको कहा था कि इधर जाने के बजाय आप उधर चले जाएं, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया था। अच्छा, पाकिस्तान को पार्टी बनवाया गया इसलिए कि पाकिस्तान अगर पार्टी बनेगा तो पाकिस्तान जो है ना वो मसला बनता रहेगा, ये लड़ते रहेंगे आपस में। अगर इंटरनेशनलाइज ना होता मसला जम्मू कश्मीर, तो भारत जो है ना अपनी बढ़तरी की वजह से जीत जाता, और क्या होता है कि पाकिस्तान के पास जो गिलगित बल्तिस्तान था वो भी चला जाता, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो भी चला जाता। फिर जो बॉर्डर है इनका जो होता है ना वो मंगला होता, ठीक है ना। और पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर का जो बॉर्डर है ना, मेरे घर से सिर्फ 2.5 मील है, 2-2.5 मील, फिर वहां पर चौकी होती, ठीक है। मसला यह कहने का पाकिस्तानियों को पता है, जो सीनियर लोग हैं उनको पता है, लेकिन आजकल लोगों को वो बना रहे हैं, कभी कोई कुछ लिखता है वो उसी को समझते हैं कि दिस इज द गॉस्पेल ट्रूथ। हिस्ट्री कोई पढ़ते नहीं है। मैं किताबों के हवाले देता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि फलां चीज़ नहीं हमें नहीं पता, वो मेरा कसूर नहीं है, आपको नहीं पता था। मैं जो हवाले देता हूँ जो टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स ऑफ माउंट बैटन विच इज सेंट टू लंदन, ये गुरु का या अमेरिकन का ये देखने कि आप साथ झूठ बोल सकते हैं, मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं कि जब वो अपने बासेस को लंदन या वाशिंगटन रिपोर्ट करते हैं तो वो सही लिखते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, तो वो बाद में छाया हुई हैं। अगर पाकिस्तानियों ने नहीं पढ़ी तो मेरा कसूर नहीं है, या आज़ाद कश्मीर के मैं ये कहूँगा कि फुट सोल्जर ने नहीं पढ़ी हुई, मेरा कसूर नहीं है। हमारा काम है कि सच बताना लोगों को, सच बताने की तलाश में मैं अपने घर नहीं जा सकता, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा पता है इस चीज़ का, तो मतलब यह कहने का मैं अपनी पर्सनलाइज नहीं करना चाहता, यह है कि मसला कश्मीर को बगाड़ा किसने? पाकिस्तान ने। हमारी जो जितनी भी है मसाइल हमारे हैं वो किसके पैदा करता है? वो पाकिस्तान के हैं। और मसलन देखिए, मैं अगर मीरपुर गया या मीरपुर गया लें, मीरपुर में मेरे थोड़े मिसाइल हैं या ज़्यादा हैं, ये इंडिया ने पैदा नहीं किए हुए, ये पाकिस्तान के पैदा करता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या कहा जाता है जी, वो मजारे करो हिंदुस्तान के खिलाफ, वो जो हिंदुस्तान के आप कब्जा कह लें, एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, वहाँ पर जो लोग हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं ना। तो मतलब मैं इसकी मिसाल सिंपल इसलिए देता हूँ कि मीरपुर का जो एसपी है वो मुझे तंग करता है, मारता है, नाइंसाफ़ी करता है, तो मैं उसके खिलाफ मुजाहरा नहीं करता, डरता हूँ। मैं कहता हूँ चलो जी रावला कोर्ट वाला शरीफ आदमी है, चलो जी 10-20 आदमियों को इकट्ठा करके, 50 आदमियों को इकट्ठा करके रावला कोर्ट वाले के खिलाफ बात कर लेंगे,
पर उससे मसला मीरपुर वालों का मसला हल हो जाएगा? इन जाहिलों को, पहाड़ी जाहिल जो है ना, जो है, इनको सोचने की जरूरत है कि आपका मसला जो है वो हिंदुस्तान ने पैदा किया हुआ है या पाकिस्तान ने पैदा किया हुआ है। नीलम झेलम हिंदुस्तान ने मोड़ा देखिए, जालदी की इम्ताद देखें। जब मंगला डैम की अप्रेजिंग हो रही थी तो वहां पर तकरीबन 200 250 आदमी होगा, तो उसमें एक स्पीकर था, मुझे बुलाया गया था अप्रेजिंग पर, मेरी काफी काम था, तो मैंने 20 मिनट की प्रेजेंटेशन दी और कुछ लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई सब कुछ। तो जब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो एक साहब ने कहा, जी तकरीर तो आपने बड़ी अच्छी की है, लेकिन आपने इंडिया के खिलाफ एक बात नहीं की। मैंने कहा, भी बात यह है मेरे भाई, अगर मंगला डैम की अप्रेजिंग इंडिया कर रहा होता तो मैं उनके खिलाफ बात करता, ये अप्रेजिंग पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। तो मतलब ये कहने का कि हम पर लाजम कर दिया गया है कि अगर आपने इंडिया पाकिस्तान के बारे में गल करनी है तो पहले 10 गालियां इंडिया को दे लें, उनको वगैरह वगैरह कह दें, सच्चा झूठा जो कुछ भी कहना, फिर उसके बाद पोलाइटली कहें जी हाँ जी हमें पाकिस्तान से भी ये गिला है। तो मतलब ये कहने का कि मसाइल हमने खुद बिगाड़े हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि यूनाइटेड नेशंस ने जो रेजोल्यूशंस पास किए उनका बहुत तस्करा होता है पाकिस्तान में कि इंडिया ने उस कमिटमेंट से जो है वो इंडिया मुनहरिफ हो गया और उन्होंने प्लेबिसेट नहीं करवाया, तो इसकी क्या हकीकत है? अच्छा देखिए, अब बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। देखिए कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो कमीशन, यूनाइटेड नेशन का जो कमीशन बना था उसके जाने से पहले के थे, लेकिन दो आमतौर पर रेजोल्यूशन का जिक्र किया जाता है। एक 13 अगस्त 1948 का जो बड़ा डिटेल्ड है, उसकी मेरे नज़दीक वैल्यू इसलिए ज़्यादा है कि वो कमीशन के दौरा, सॉरी क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट के दौरे के बाद उन्होंने किया। इवन तो आज़ाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर के लोगों से वो इंटरेक्ट नहीं कर सके थे फ्रीली, ठीक है। उसमें क्या कहा जाता है, क्लियर बात ये आती है कि पाकिस्तान को कहा गया है कि वो सारी की सारी फौजें निकाले, सारे के सारे जो ट्राइब्समैन है वो निकाले, और वो पाकिस्तानी जो लड़ने की गार से गए थे उन सबको निकाले। ठीक, जब सारे के सारे निकल जाएं और कमीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, फिर इंडिया ने ये करना है कि टू पुल आउट विदड्रॉ बल्क ऑफ द फोर्सेस। अब बल्क का मतलब होता है मेजॉरिटी या अक्सरियत, ठीक है जी। आप इसको 55% भी कह सकते हैं, 60% भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने निकालनी है फौजें, फॉलोड बाई अ प्लेबिसेट। अगर तो पाकिस्तान ने फौजें निकाल ली सारी आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, तो फिर तो इंडिया कसूरवार है। अगर पाकिस्तान ने नहीं निकालनी तो फिर खुद देख लें कि कसूरवार कौन है, ये बात होगी। फिर आगे ये आता है कि फिर लोग कुछ हवाला देते हैं 1950 के एक रेजोल्यूशन का। आप वो अपने देखा होगा आपने नहीं, लेकिन मेरे पास भी किसी को लेकर आया था, देखें जी इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों फौजें निकालने हैं। उसमें ये भी था कि पाकिस्तान इतने 3000 रखे या दूसरा 13000 रखे, कोई इस तरीके का कोई फिक्र भी दिया गया था। देखिए उस वो जो रेजोल्यूशन है, इट इज इन सजेस्टिव, उसके सजेस्टिव नेचर है। वो उनको कहा गया कि पाकिस्तान इंडिया को सजेशन दी गई थी। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रेजोल्यूशन व्हिच इज पास्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अ सजेशन। अगर हमारे कुछ लोग दानिशखोरों को समझ नहीं आती, इट्स नॉट माय फॉल्ट। जहां तक ये तलक है, अब हमारे साथ धोखा क्या हो रहा है। एक बात यह है कि पाकिस्तान ने फौजें नहीं निकाली, इल्जाम जो है इंडिया पर दे दिया। अच्छा, जितने मर्जी एग्जाम दें इंडिया पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया इज अ बिग पावर, दे कैन डिफेंड देमसेल्फ, आई हैव नो राइट टू, नो नीड टू डिफेंड देम। अब आगे ये आता है, शिमला माहिदा शबीर चौधरी ने नहीं किया था, शिमला माहिदा इंडिया और पाकिस्तान ने किया था। उसमें दोनों मुल्कों के सरबराहों ने फैसला किया था कि जब अप्रोप्रिएट वक्त आएगा तो हम मसला कश्मीर का हल करेंगे। नट शेल में ये बात है उसमें, ठीक है जी। अच्छा, अभी तक अप्रोप्रिएट वक्त नहीं आया, उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन आ जाता है। आपको ये भी पता है कि अब जो भी बात होती है वो कंपोजिट डायलॉग था, वो भी नहीं था। जो कुछ था आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, हम यूनाइटेड नेशन और शिमला माहिदा की रोशनी में फैसला करेंगे। दोनों एक दूसरे के तजाद है, जिद है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हमें कम से कम ये हक देता है कि आप हिंदुस्तान कैसा बन जाए या पाकिस्तान कैसा बन जाए, ठीक है, ये हक देता है। और जो शिमला वाले वो तो कहते हैं कि हम फैसला करेंगे तो इन जम्मू कश्मीर के लोगों को मानना है। कैन यू सी द डिफरेंस? अब मसलन कसूरी साहब ने जो अपनी किताब लिखी है, वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट फैसला हो गया था। कौन नहीं माना था? एक आदमी, सईद अली गिलानी साहब। इसका मतलब ये हुआ बाकी सारे के सारे जो हैं, खुद मुख्तार वाले भी दूसरे भी ऑन बोर्ड थे कि जम्मू कश्मीर को तकसीम कर लिया जाए। तो ये तो भला हो गया, अली गिलानी साहब नहीं माने थे, तो उसके बाद कोई मुशर्रफ साहब के हालात खराब हो गए। तो दूसरे लफ्जों में जिस पॉलिसी ये बना दी जाए कि हमने झूठ बोलना और जी बार का बोलना और बार बार बोलना है, तो लोग यही कुछ करेंगे जो कहा जा रहा है। तो अगर अगेन इन दिस मैटर अगर कोई कल्परेट है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये बात नहीं है। फिर ये बात आती है
ये जब रजिस्टर हुआ था केस जम्मू कश्मीर का, वो किस नाम से हुआ था? अब इसको इंडिया पाकिस्तान मसला बना दिया गया ना, पहले जम्मू कश्मीर का मसला था, इसको पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर चेंज किया गया। फिर दूसरी बात भी आपको ये बता दूं, अगर 13 अगस्त को ये हुआ कि उसमें लफ्ज लिखा हुआ था कि द फ्यूचर स्टेटस, ठीक है, जम्मू कश्मीर का फैसला जो है ना, ये फ्यूचर स्टेटस जो है ये डिटरमिन करेंगे कौन? लोकल जो लोग हैं इन प्लेबिसिट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम कहते हैं ना कि अक्सर हम भी थोड़ी सी डंडी मारे खुद मुख्तारी मार लेते हैं, कहते हैं ये फ्यूचर स्टेटस जो है ना, इससे मतलब यही निकलता है, और ये भी था मतलब कि एक्सेशन टू पाकिस्तान, एक्सेशन टू इंडिया, या सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान ने जब ये राब्ता किया आगे पीछे, तो उन्होंने कहा भी इसके क्या मतलब, इसका मतलब खुद मुख्तारी हो सकता है? उन्होंने कहा ये हो सकता है। फिर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर में ये नोट करें, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो 5 जनवरी 1949 में रेजोल्यूशन आता है, उसमें फ्यूचर स्टेटस के लफ्ज काट कर ये पाबंद कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर के लोग ये फैसला करेंगे कि वो हिंदुस्तानी बनेंगे या पाकिस्तानी बनेंगे। और इसको फिर क्या है, फिर हमें गधा समझते हैं, ये उल्लू समझते हैं, कहते हैं कि ये राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन है। इसको राइट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, ठीक है, जिसने कबूल करना करेगा, हम जैसे लोग नहीं मानेंगे, चलो जेल जाएंगे या लंदन में बैठेंगे, आपने मुल्क नहीं जा सकेंगे, लेकिन यू कैन नॉट कॉल दिस राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। आपकी टर्मिनोलॉजी आप तो नहीं जिस तरह बदलेंगे ना, इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज है ना, कुछ डेफिनेशंस है ना। सॉरी, यू वांटेड टू आस्क मी समथिंग एल्स। हाँ जी, शबीर साहब, आपने बात की सैयद अली गिलानी की, तो सर सैयद अली गिलानी का एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकते किसी सेकुलर सोसाइटी में, तो वो तो इसी तरह है जैसे कि मछली को डेजर्ट में सहरा में रहना पड़े। और वो तो जब जनरल मुशर्रफ कोई सोल्यूशन की बात कर रहे थे, उस तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को गद्दारे कश्मीर करार दिया था। सो इन हिज ओपिनियन जनरल मुशर्रफ वाज अ ट्रेटर टू कश्मीर। और उस पे फिर मुशर्रफ ने भी, हामिद मीर ने यह लिखा है कि उन्होंने उनको कहा बुढ़ा बुढ़ा कश्मीरी या पागल कश्मीरी, इस तरह की लैंग्वेज जनरल मुशर्रफ ने यूज की। तो सैयद अली गिलानी के बारे में तो जो इंडियन स्कॉलर हैं एजी नूरानी, वो भी बहुत अरसे से कश्मीर पे काम कर रहे हैं, और उनकी पहली किताब जो कश्मीर पे आई थी 1964 में आई थी, वो ये कहा करते हैं कि सैयद अली गिलानी इज एन एक्सट्रीमिस्ट और यू कैन नॉट रीजन विद हिम। तो आप कैसे देखते हैं सैयद अली गिलानी को और उनकी इन बातों को? देखिए, अली गिलानी साहब मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बातें कहते आए हैं। किसी वक्त तो वो न्यू दिल्ली को सलाम करते थे, सारी दुनिया जानती है, असेंबली में बैठे रहे, पेंशन वहाँ से वसूल करते रहे, अभी तक करते हैं। आपने पता नहीं उनका घर देखा नहीं देखा, मैं इन गुनाहगार आंखों से देखकर आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक बार गया था सीक्रेटली, ठीक है, वो मैं देख कर आया हूँ। वो उनका जो यानी वो एक स्कूल टीचर का मकान नहीं हो सकता, महल बना हुआ, ठीक है, वो कहाँ से आया। फिर बच्चों उनको भी छोड़ते हैं, बट ये है कि उनका ये जो आदमी सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर होकर ये कि मैं पाकिस्तान टू पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या नारेबाजी की है, इसलिए कि उनको जब कश्मीरी जबान में कहते हैं कि फंडस मिलते थे, सपोर्ट होती थी। जो आदमी आपने आपको कहता है मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है, एक आदमी कहता है कि मैं इंडिया के साथ ला करना चाहता हूँ, ठीक है, सिंसियरली करना चाहता है, ये नहीं कि उसको कुछ दिया गया तो तब, उसको खरीदा गया तो तब। अगर वो सिंसियरली ये समझता है कि मेरा पॉलिटिकल विजडम ये कहता है कि मैं इंडिया के साथ ज़्यादा महफूज हूँ, दैट इज राइट। अगर एक आदमी सिंसियरली ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ मैं ज़्यादा महफूज हूँ, दैट इज राइट। सिमिलरली अगर ये राइट उनके पास है तो फिर हमें भी ये राइट मिलना चाहिए कि हम कहें कि हम खुद ज़ात और खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, ठीक है। हमें अक्सर इस राइट से जो है ना उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अली गिलानी साहब जो हैं, मसला कश्मीर को ख़राब करने में उनका भी बड़ा हाथ था, ठीक है जी। यानी देखिए, आप कहते हैं कि वहाँ पर सेकुलर सोसाइटी में नहीं रह सकते, पाकिस्तान में कौन सी सोसाइटी है मुझे पता नहीं है, आप बता दें। यहाँ तो मुसलमान ही इकट्ठे रह सकते हैं, ये पता है आपको। अफगानिस्तान में कौन सी सोसाइटी है, वहाँ पर नहीं रह सकते। कोई ऐसा मुसलमानों का मुल्क तक नहीं जहाँ पर अमन सुकून से रह रहे हम लोग। मसला ये कहने का, हमें फिर तय किया जाता है वो जी इस्लाम ये कहता है। मैं कहता हूँ मुझे ये ना बताएं कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम पर मुझे मेरी भी स्टडी आपने, मुझे ये बताएं कि मुसलमान क्या कहता है, मुसलमान क्या करता है, ठीक है। अब मसला ये आता है कि मेरा इस्लाम तो ये कहता है कि आपने एक इंसान को मारा, किसी मुसलमान को नहीं, एक इंसान को मारा, बेगुनाह आदमी को, गोया पूरी इंसानियत को मारा। तो ये जो पंडित थे उनको किसने मारा था?
अफगानिस्तान से, युगांडा से लोग आए थे, वहां के मुसलमानों ने मारा था ना। और फिर एक बात नहीं, अभी भी कितने लोगों को मारा जा रहा है, किस नाम पर? ये दूसरे लफ्जों में यहाँ पर याद करें, बार रखें बात, जो मेजॉरिटी होती है, दे हैव ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी राइट्स ऑफ द मिनॉरिटी। हमारे यहाँ क्या मतलब क्या बन गया मसला? उन्होंने बजाय इसके कि उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करते, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते, बाहर के इस्लामाबाद के हुक्म पर उन्होंने उनको मारा। इसलिए कि एक बात याद रखें शकील साहब, अगर मेरी बात किसको बुरी लगती है, सो बी इट, मैं बड़े सोच समझ कर बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग नहीं लड़ रहा, वो नजरिया खुद मुख्तार के लिए नहीं लड़ रहा, वो दो कौमी नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, लोगों को मार कर वहां पर ये साबित करने के लिए, देखने की हमने ठीक फैसला किया था। मैंने कितने लोगों से सुना, वो बहुत सी जाली फिल्में बनाई जाती हैं, लेट मी अगेन रिवील दिस, पाकिस्तान के अंदर फिल्में बनाई जाती हैं, ये तासर दिया जाता है कि ये उधर से आई हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जरा लॉजिक इस्तेमाल कर दें भाई, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, किसी को औरत को मार रहे हैं या बुजुर्ग को मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, तो साथ कैमरा वाला खड़ा बना फिल्में बना रहा है, वो इजाजत देते हैं। पाकिस्तान में फाटा ने ईंट की बजा दी, कोई वीडियो आई है सामने? आने दी है? तो मतलब ये है कि जब सिक्योरिटी वाले चाहें, आर्मी वाले चाहें, जब चाहें कोई बाहर ना चीज आती, कोई नहीं आती। ये फिल्में किस जगह बनती हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए, मुझे कम को पता है। तो मतलब ये कहने का है कि दे डिलिबरेटली वांट टू प्रमोट एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस, टू प्रूव दैट मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर। ये एक डिलिबरेट पॉलिसी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वक्त मुसलमानों के साथ पूरा इंसाफ हो रहा है, जैसे आफ्टर द अराइवल ऑफ मोदी एंड आरएसएस कुछ लोगों ने किया, नाइंसाफी की है, लेकिन अगर उसको देखा जाए, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड इंडिया, क्या पाकिस्तान में नाइंसाफियां नहीं होती? शियों को नहीं मारा जाता? दरबारों में हमले कौन करता था? हमने तो एक ही बात रखी है, जो फलां मुल्क आ गया, फलां मुल्क आ गया, टू डाइवर्ट द अटेंशन। तो प्रॉब्लम जहाँ भी मुसलमान इंसान रहते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो कुछ किया, खिदमत की है इन्होंने, इसकी सईद अली गिलानी साहब ने, मेरे पास एक है, मैं कभी आपको एक आर्टिकल भेजूंगा, ठीक है जी। वो आर्टिकल वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं, किसी ने, अली गिलानी साहब ने किसी जगह कहा था कि मैं अपनी एक हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, जब सारी मारा मारी जो करा रहा हूँ ना, अच्छा पत्थर मार तारीख कद की जाएगी, फंडस रुके, खत्म हो गया मसला। अच्छा वो कहते हैं जी, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा जनाजा उठे ना, वो शेख अब्दुल्ला से बड़ा जनाजा हो, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि लॉकडाउन था, फैमिली के कुछ लोग जा सके। तो अल्लाह जो है ना इंसाफ करने वाला है। तो अल्लाह, मैं सिर्फ इतना एज ए मुसलमान सिर्फ ये कह सकता हूँ, अल्लाह उनके जो है ना गुनाह माफ करे। और वैसे उन्होंने बेइंतहा समझा मसला कश्मीर। नहीं, वो तो कहते हैं जी कि वो जो इंडियन गवर्नमेंट है या कश्मीर की गवर्नमेंट है, उसने ज्यादती की कि उनको प्रॉपर बैरियल नहीं दिया और लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अच्छा प्रॉपर बरील से मुराद ये है कि अच्छा पाकिस्तान में जब कोई मसला बन जाता है, कोई मिसल लॉकडाउन कर देते हैं, तो वो क्या कहता कहा जाए भाई उनको प्रॉपर नहीं देना चाहिए था, बंदे मरते हैं, उनको बीमारियां लगती हैं तो लगती रहें। इंडिया में वैसे भी बहुत सीरियस हो गया था मसला, आपको पता कि जो वायरस का मसला था। तो अब क्या चाहते थे भाई उसको किया जाए। फिर ये बात है, एक बात वो याद रखें, असल हमारे यहाँ अभी भी दानिशखोर पाकिस्तानी और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के दानिशखोर अभी भी कहते हैं, वो कहते हैं जी इतने सालों से, 2019 से लेकर अभी तक कर्फ्यू लगा हुआ है। जबकि मैंने वैली में बारामूला के श्रीनगर के लोगों से बात की, एक बार ही कितनी बार की है, वो कहते हैं कि चंद हफ्ते रहा है, लेकिन हमें तो बार कहा जाता है कि ये हो गया जी, वो हो गया। कल मैं आपको बताया था कि आपने भतीजे की बारात के साथ गया हुआ था, कुछ लोग आए हुए थे, तो वहां पर भी एक पाकिस्तानी साहब मुझे कह रहे थे जी आपको पता नहीं कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, ये हो रहा है। तो जानू सर कहाँ कहाँ बहस की जाए। मतलब ये कहने का है कि बरगर उस वक्त की गवर्नमेंट ने हालात के मुताबिक उनको इजाजत दी होगी, मैं नहीं कहता, अगर उन्होंने नहीं दी तो उन्होंने गलत किया, उनको बरियल का उनकी फैमिली को पूरा हक होना चाहिए। लेकिन उस बरियल में अगर आप टेंस ऑफ थाउजेंड लोगों को इकट्ठा करके मारदार कराना चाहते हैं ताकि वायलेंस हो, झगड़ा हो, तो फिर गवर्नमेंट ने सोचना होता है कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल, ठीक है जी। ये नहीं है कि आप उनको मौका देते हैं, वो आपने जो ना किसी को वहां पर बम फोड़ने वाला कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई खुद कश आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल। अच्छा आप वैसे भाई तबे पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त? तो खंदकें खोदी हुई हैं हाईवेज पर, जीटी रोड पर पुल बंद हैं, हर जगह से रुकावटें पैदा हुई हैं। तो ये किस किस काफिर फौज को रोका जा रहा है? आप उधर उधर तो हम चढ़ाई करते थे सारी भी, इंडिया ने ये कर दिया, यहाँ तो मुसलमान बैठे हुए हैं ना।
अच्छा, जुमा 8 दिन पहले तक वो कलअदम थे, फिर ठीक हो गए, फिर कलअदम हो गए। जब फैजाबाद में वो कार्य थे तो उस वक्त बड़े अच्छे मिजाज थे, उस वक्त ये था कि वो जो दरनाल हाल है, अब वो आराम हो गया। तो मतलब ये है कि बिफोर वी क्रिटिसाइज अदर्स, हमें थोड़ा सा ना ये खोलकर अपना गिरबान भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? हम्म। अच्छा सर, ये बताइए कि अली गिलानी साहब ने उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी श्रीनगर में, तो उसको कैसे लिया गया, कश्मीरियों ने कैसे देखा इस चीज को? देखिए जी, अगेन ये कंट्रोवर्शियल इशू है। मसलन उसामा बिन लादेन यानी वो करना क्या चाहते थे ये पढ़ाकर, यानी कि वो मर्द मुजाहिद है, इस्लाम की खिदमत की है उसने। और बेसिकली हो सकता है कि उनको भी किसी जगह से कोई इंस्ट्रक्शन आई हो, आप ये कर दें। मुझे नहीं पता, अभी जहाँ तक शायद मेरा नॉलेज थोड़ा उसामा बिन लादेन पर, हालांकि मैंने काफ़ी पढ़ा उस पर, ठीक है ना। भाई हमें ये देखना होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम में भी है और बुखारी में भी है। अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान जो है महफूज रहे। क्या उसामा बिन लादेन के हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे? उसकी कार्रवाइयों से दूसरे लोग महफूज रहे? अली गिलानी के हाथों से और उसकी ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहे? इमरान खान के हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहता भी जो किसी पर तनकीद नहीं करूँगा लबैक तहरीक लबैक वालों पर। तो जो जिन 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 लोगों ने ये बनाई थी, जिनके इशारों में वो जाते थे, जो उनको पैसे देते थे फैज़ाबाद में, उनको पता है क्या कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं। तो अगर उन्होंने ये कराया था, दिस एनीथिंग एवरीथिंग, शकील साहब ये कहूँगा, हर वो एक्शन, ठीक है, हर वो इवेंट जो एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस, हेट्रेड एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस को प्रमोट करा हो, आई विल अपोज इट। खवा वो उसामा बिन लादेन का हो, अली गिलानी का हो, ABC का पाकिस्तान में हो। क्योंकि एक्सट्रीमिज्म, मेरे मजहब में एक्सट्रीमिज्म की इजाजत नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मियाना रवियार मसले में रखो। ये कहाँ की मियाना रवि रखी जा रही है? अगर पुलिस वालों को मारा जा रहा है तो ये भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको पुलिस वालों को उन्होंने नहीं मारा, एजेंसी वालों ने मारा था कि आग भड़काई जाए। आई हैव नो एविडेंस आइदर वे। लेकिन मसला यह कहने का, जो मरने वाला कौन शहीद है? पुलिस वाले शहीद हैं या जिनको मारा जा रहा था तहरीक लबैक वाले हैं वो शहीद हैं? तो मतलब ये कहने का कि वी नीड टू सॉर्ट आउट आवर ओन हाउस फर्स्ट बिफोर वी क्रिटिसाइज कि न्यू दिल्ली ने क्या किया था। पहले तो एक अच्छे बनकर एक अच्छी हुकूमत बनाए यहाँ पर, यहाँ के लोगों को हकूक दें। क्या आपने किसी प्रोविंस वालों को हकूक दिए हैं? आपने तो किसी को भी हकूक नहीं दिए। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका हर हाउस इन ऑर्डर हो, आज़ाद कश्मीर वालों को आपने हकूक दिए होते, गिलगित बल्साम वालों को आपने हकूक दिए होते, बलूचिस्तान वालों को आपने हकूक दिए होते, सिंध वालों को, KPK वालों को, दूसरे लोगों को आपने हकूक दिए होते, एक अच्छी मिसाली रियासत बन जाती। तो फिर तो आपको इंडिया कहते, आप इंडिया वाले कहते कि भाई यू आर डूइंग दिस रॉन्ग। भाई ये तो बात नहीं है कि आपके कार्य, उनके कार्य अगर 10 खामियां आपके 20 हैं, तो आप किस मुंह से कहते हैं उनको? और आप तो मुसलमानों से कर रहे हैं ना। तो I will oppose everything which promotes extremism, violence and intolerance. Religious, मेरा मजहब जो है ना वो नफरत नहीं फैलाता। अच्छा शबीर साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में काफी प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट पाया जाता है? तो आपके ख्याल में क्या वजह है इस प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट की? अभी जैसे जो क्रिकेट का मैच हुआ, उस पे जो कश्मीरियों का रिएक्शन था, उसको कैसे देखते हैं आप? दो चीजें हैं। क्या आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन में, ये क्या रिएक्शन जो आप कह रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन का था या लोगों का था? ठीक है जी, ये लोगों का, कुछ लोगों का था। अब मैं बताऊं, ये बात आती है, मेरी बहुत से लोगों से बात होती है, जब ये रिएक्शन दिखा रहे ना, इसका ये मतलब ही नहीं है कि दे लव पाकिस्तान। सम जम्मू कश्मीर के लोग, जो लोग हैं, खासतौर पर कश्मीर वैली के लोग हैं, इन ऑर्डर टू शो देयर रिजेंटमेंट व्हाट इंडिया इज डूइंग, वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं और आंख में नारे लगाते हैं, ताकि उनको दिखाने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए, नफसियाती असर उन पर डालने के लिए। इट डजंट मीन, जब हम उनसे बात करते हैं, हम वो कहते हैं भी इसका मतलब ये नहीं कि हम वी वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के नाम से वो चिढ़ते हैं तो हम उनको चलाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, पहली बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा आदमी नहीं पाकिस्तान के आप में, ठीक है जी। सियासी जो सियासतदान हैं उनके अपनी मजबूरियां होती हैं, या पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं उनकी मजबूरियां हैं, मीडिया वालों की अपनी मजबूरियां हैं। जो लोग आपने बैठाए हुए हैं मुजफ्फराबाद में या मुख्तलिफ जगहों पर, वादी कश्मीर के लोग जिनको वापस आने की इजाज़त भी नहीं दे रहे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। वो मेरे साथ रबते में यहाँ पर कुछ भी,
डायरेक्टली राब्ते में होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कहने का कि मैं वेरी कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ, आज अगर इंटरनेशनल यानी यूएन के सुपरविजन के अंदर एक राजकुमारी हो ना श्रीनगर में या कश्मीर के अंदर, आई एम टेलिंग यू पाकिस्तान विल नॉट इवन गेट 30%। इंडिया को कितने वोट मिल सकते हैं और इंडिपेंडेंट कश्मीर के जो हामी हैं उनको कितने % वोट मिल सकते हैं? अच्छा, कश्मीर की बात कर रहे हैं या पूरे जम्मू लद्दाख वगैरह सब? पूरा पूरा अगर हम करें जम्मू कश्मीर जो है, आजाद कश्मीर समेत। जी जी। अच्छा देखिए, पहले तो जो लेट्स एनालाइज उस पार्ट कश्मीर को पहले, उस साइड वाले को। अच्छा, वहां पर आबादी का तनासब क्या आपको पता है? आपको 65% जो है ना वहां पर मुस्लिम हैं रफली, ठीक है। तो 65 तो 100 कितना होता है? 35 तो हो गया ना, ठीक है। दूसरे लोग में 35 जो है वो यानी पाकिस्तान के हक में वोट नहीं देंगे, ये नॉन मुस्लिम का हो गया। फिर जो मुसलमान हैं जम्मू में रहते हैं, आपको बिल्कुल को खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान को वोट देंगे। फिर वो मुसलमान जो कि लद्दाख में रहते हैं, ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान को वोट देंगे। आपको ये भी पता है कि लद्दाख वालों ने कहा हुआ है कि हम डायरेक्ट इंडिया के साथ रखना चाहते हैं राब्ता। फिर बाकी रह जाता है कि वादी और कश्मीर जो है, ठीक है। 35% वो हो गया जम्मू का, मैंने आपको बता दिया, लद्दाख का बता दिया। वादी कश्मीर में कुछ जो ऐसे यानी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंप्लीटली इन फेवर ऑफ इंडिया हैं, कुछ हैं चंद 4-5 हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान बोर्ड में जैसे कहा ना कि दे वोंट इवन गेट 30-40% उस साइड पर। फिर हम इसको ले आते हैं आज़ाद कश्मीर में। मैं आज से 10-12 साल पहले की बात करता हूँ, इस्लामाबाद क्लब में पाकिस्तान के एक सीनियर इस्टेब्लिशमेंट के आदमी से मेरी बात हुई। उसने खाने पर मुझे बुलाया, उसने ये इतराफ़ किया, ये 12-13 साल के पहले की बात होगी। उसने इतराफ़ किया कि आज अगर आज़ाद कश्मीर में यानी अंडर यूएन सुपरविजन हो और पाकिस्तान का रोल जो है ना उसमें ना हो, तो हमें 50% नहीं मिलेंगे आज़ाद कश्मीर में। दैट 12 साल पहले की बात है। आजकल तो पुलों से बहुत पानी बह चुका। आगे आ जाता गिलगित बल्तिस्तान। मैं गिलगित बल्तिस्तान गया था 2010 में, ठीक है जी। और वहाँ पर मैंने जब लोगों से कुछ बात की तो उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान का चेहरा देख लिया है, पाकिस्तान हमारे लिए क्या करता है वो हमने देख लिया है। उन्होंने कहा कि पहली हमारी ख्वाहिश होगी कि हम गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद रखें, यानी जम्मू कश्मीर का हिस्सा भी ना हो, आज़ाद हो। अगर हमें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का ऑप्शन दिया जाता है तो हम जो है ना पाकिस्तान के हक में नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान को हमने देख लिया 47 से लेकर, हम देखेंगे कि व्हाट इंडिया कैन ऑफर अस। लेकिन उसने कहा कि अगर हमें ये ऑप्शन भी मिल जाए कि हम आज़ाद को खुद मुख्तार नहीं रह सकते, फिर तीनों में से देखना है कि जम्मू कश्मीर का साथ देना है या पाकिस्तान का देना है या इंडिया का देना है, देन वी आर विद जम्मू कश्मीर। दिस इज द ट्रू एनालिसिस। पाकिस्तान कभी राजकुमारी पाकिस्तान क्यों नहीं करा था, फौजें क्यों नहीं निकाली थी? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तानीज न्यू कि दे वोंट विन, दे नो नाउ एज वेल दे वोंट विन। एनी राजकुमारी किसी तरह की भी पाकिस्तान विल बी द लास्ट कंट्री को इसमें एग्री नहीं करेगा, कभी भी नहीं एग्री करेंगे, क्योंकि दे नो द पब्लिक, ये उनके अपने चमचे रखे होते हैं, ठीक है। वो बातें करेंगे, कुछ को उन्होंने मैनिपुलेट। मसलन देख रहे, मैं बताऊं कि 3-4 दिन पहले शहर का नाम बता दिया तो शायद पता लग जाएगा, यानी ये कह लें कि आज़ाद कश्मीर की एक खातून है वो वहाँ पर प्रैक्टिस करती रही है लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर आई हुई हैं वो बार करने के लिए और कुछ और भी कर रही हैं। पर तो मेरी उनके साथ बातचीत हुई, उनको दावत थी यहाँ पर किसी फंक्शन में जाने की। तो मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब भाई 27 अक्टूबर क्या चीज़ है देख लें, वकील है, आज़ाद कश्मीर की रहने वाली है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। 22 अक्टूबर में क्या हुआ था? तो उस बेचारी को ये नहीं पता कि 27 अक्टूबर को क्या हुआ था, 22 अक्टूबर को क्या हुआ था, ठीक है। तो इसलिए कि हमारा निज़ाम तालीम उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि हमें इल्म से बेखबर रखा जाता है, अकायद से बेखबर रखा जाता है। तो वो लोग जिन्होंने सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है वो तो उनके माहिर होंगे। जब उनसे थोड़ी सी बात की जाती है तो उनको पता लगता है, तो वो कहते हैं अच्छा यार हमें तो पता ही नहीं था इस चीज़ का। तो आज़ाद वक्त आ रहा है जल्दी, अगर वो सुबह बना लेंगे। जी डॉक्टर साहब, एजेके में इलेक्शन लड़ने के लिए हर कैंडिडेट को उस एफिडेविट पे साइन करने पड़ते हैं कि मैं एक्सेशन टू पाकिस्तान का जो नजरिया है उसका लॉयल रहूंगा। तो ये कब से सिचुएशन है? क्या ये 74 का जो आइन है उसके वक्त से है या पहले भी ऐसी सूरत हाल थी?
असल में जो मेरे ख्याल में जो जहाँ तक है ना इसको एक्ट की सूरत में ये 1974 में लाया गया है, जहाँ तक जहाँ तक मेरी जो है ना अंडरस्टैंडिंग है। इससे पहले भी जो लाए तो वही लोग आते थे जो कि उनके अपने होते थे, किसी को यानी उस फील्ड में कामयाब होने की तो इजाज़त नहीं है, वो तो आपको पता है इस चीज़ का। लेकिन इसको कागज़ी नहीं, उसका आइन तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक्ट का हिस्सा बनाया गया 74 में। और फिर भी आपको ये भी पता होगा ये लिखा हुआ जो है ना फीस भी ज़्यादा साहब का था, और यकीन जाने वो आए हेलीकॉप्टर पर, ब्रीफकेस से निकाला और लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी, सबको कहा जी साइन करो। किसी ने कहा जी इस पर कोई डिबेट तो होनी चाहिए ना, उसने कहा जी जल्दी करें, साइन करें, मेरी वालदा की सेहत ठीक नहीं है, मुझे वापस जाना है इस्लामाबाद, साइन करें तो आप उसके बाद आप डिबेट करते रहना। यानी कि मैं आपको ये कंफर्म करता हूं कि विदाउट एनी डिस्कशन सब, मैं कहूँगा कि सब जो फुट सोल्जर्स हैं उन्होंने साइन कर दिया इस पर, फिर कहते हैं जी हम आज़ाद हैं। अब्दुल हफीज पीरजादा की बात कर रहे हैं आप? जी आप अब्दुल पीरजादा की, जो लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के दौर में। जी जी जी। अच्छा, जी जी शबीर साहब, आखिर में इफ यू डोंट माइंड, एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर शबीर चौधरी इंडियन एजेंडे को प्रमोट करते हैं, इसका क्या जवाब देते हैं आप? ये मैंने भी सुना है। अच्छा, जो बातें आपने सुनी है, कोई ऐसी चीज नजर आई है कि मैंने इंडिया एजेंडे को प्रमोट किया है? आप बता दें मतलब मुझे। ये काफी वो है ना, एक कॉमन सी कंप्लेंट है कि डॉक्टर साहब जो है इंडियन एजेंडे को प्रमोट करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस इल्जाम को? मैं आपसे बातें करते हुए मुझे तकरीबन 52 मिनट्स होने वाले हैं। इससे पहले भी हमने बात की है किसी जगह तो मेरे बारे में ये भी है। मुझे मुजफ्फराबाद से एक आदमी ने पिछले हफ्ते कहा, उसने कहा यार आप तो मजहबी तौर पर बड़े ठीक ठाक हैं, आप हदीसें भेजते हैं वगैरह वगैरह सोशल मीडिया पर, तो हमें तो बताया गया था भाई शबीर चौधरी जो है ना ये काफिर है। ठीक है, मतलब ये कहने का कि व्हाई वुड आई प्रमोट इंडियन एजेंडा, गिव मी वन रीजन। ये अच्छा इस तरह है, जिना जो है ना, फातिमा जिना भी इंडिया की एजेंट थी, ठीक है। और नंबर कितने अगर गिनना शुरू करूं तो कितने लोग थे जिनको उन्होंने इंडियन एजेंट कहा। इजी टारगेट ये होता है उनके लिए, जब मैं उनके जितने इनके है ना बंदे, कोई आदमी मुझे हिस्टोरिकली रॉन्ग प्रूव करे, मतलब मैं आप पर 10 इल्जाम लगा सकता हूँ अगर मुझे एविडेंस ना देना पड़े, ठीक है, मैं 10 इल्जाम लगा सकता हूँ। सबसे पहले मुझे इंडियन एजेंट पता कब कहा गया था? 1973 में। उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि एजेंट किसको कहा जाता है। मैं उसको टीनेजर था, मैंने गलती से एक छोटा सा यहाँ पर अखबार वतन हुआ करता था, उसमें छोटा सा लिख दिया था जिसमें खुद मुख्तारी की बात की थी, तो उन्होंने कहा था ये इंडिया का एजेंट कहाँ से आ गया। तो ये बातें मैं सुनता रहता हूँ, वैसे इधर से सुनता हूँ इधर से निकाल देता हूँ। हाँ, अगर वैसे एक बात ये है मैं आपको बता दूँ, मुझे याद आई है, आपको भी पता है कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था आईएसआई ने, और घर घर जाकर लोगों को बताया उन्होंने। इनको मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, आप जज को एविडेंस देते हैं और एविडेंस क्रेडिबल नहीं होता, ठीक है, वो समझता है कि इसमें डाउट है, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना जो दे दिया जाता है। इन माई केस यू कैन चेक इट, नॉट अ श्रेड ऑफ एविडेंस वाज प्रेजेंटेड। अगर मैं इंडियन एजेंट था या इंडियन एजेंट हूँ या उनको मैं प्रमोट करता हूँ तो किसी तरह का तो कोई एविडेंस दे देना। वो पूरे 2 साल 9 महीने केस रहा मेरा, न्यू दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और एक बात यहाँ पर मैं दलील के तौर पर कहता हूँ, अगर मेरे दिल में कुछ चोर होता, ये भी पता है कि पाकिस्तान की अदालतें कितनी ज़्यादा हैं, पहले तो ये शक है ना भाई, लोग कहेंगे जी अच्छा जी ये हो गया जी, पता नहीं एजेंट है या नहीं है, मुखालफत कर रहे हैं। अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गया और मेरे दिल में चोर होता तो ये होता भी क्या पता जी मेरे खिलाफ फैसला कर दें तो यही तो ठप्पा लग जाएगा। मेरा ज़मीर साफ था, मुझे पता था कि मैंने कोई एजेंटी नहीं की। मैंने अगर एजेंटी की, डॉक्टर साहब, जम्मू सॉरी फॉर कश्मीर के लोगों, इंटरप्शन, मुझे भी कल जो है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने इल्जाम लगाया कि आप जो यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं ना, इसके लिए आपको बाहर से फंड्स मिलते हैं। शाबाश, ठीक तो है। मैंने उनसे ये कहा कि भाई मुझे ये बता दो किस किस सोर्स से मुझे फंड मिलते हैं और कितने मिले हैं अब तक। वो 100% के 100% मैं आपको दे दूंगा। तो उसके बाद कोई एविडेंस और कोई उसने नहीं किया। तो ये तो खैर पाकिस्तान में बहुत कॉमन है ये चीज, इल्जाम लगाना, और जब एविडेंस की बात की जाए तो फिर एविडेंस कोई नहीं होती। और अगर पाकिस्तान में तो इस्लामाबाद हाई सर कोर्ट, जो देखा जी मैं, गद्दारी के फतवे हैं ना सर, एक कुफर के फतवे और एक गद्दारी के फतवे, वो तो बहुत कॉमन है। और मैंने एक लिस्ट बनाई है
उसमें कोई हार्डली कोई बंदा है जो पॉलिटिशियन या इंटेलेक्चुअल है जिस पे गद्दारी का इल्जाम नहीं लगा या जिस पे कुफ्र का इल्जाम नहीं लगा। तो आप सर आखिर में कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर इन पाकिस्तानियों को या उनके जो फुट सोल्जर्स हैं आज़ाद कश्मीर में हैं या गिलगित बल्तिस्तान में हैं, अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नहीं मानते, वो किसने जो इसको चीफ जस्टिस है ना इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के, उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया, जिन्हें अतर मेनन साहब ने, उनको खुश रखे, आबाद रखे, उन्होंने इंसाफ से किया। उन्होंने बार बार इनको कहा कोई प्लीज अगर ये आदमी गलत है तो उसको सबूत लेकर आई। हर बार वो प्रमोट क्या कहते डिले करते रहे टू क्या कहते मेरे ड्रेन माई फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, मैंने कहा जी मैं मुकदमा लड़ूंगा। लोगों ने कहा कि टक्कर ना लाए इनसे। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा ये होगा मुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं जीत भी गया उसके बाद भी मैं अब जा नहीं सकता। तो किसी ने, मेरे रिश्तेदार ने एक बड़े बड़े आदमी से बात की, हमारी फैमिली कहाँ है, तो उन्होंने कहा भी आप डॉक्टर साहब आ सकते हैं। उन्होंने कहा भी क्यों, आप क्या हो गया? उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में वो केस जीत गया है। उसने कहा भी जिनके खिलाफ केस जीता तो वो तो जख्मी शेर की तरह इंतजार कर रहे हैं वो आएगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, उसको बोलो भी लंदन में ठहरे। मतलब ये कहने का है कि मुझे पर एक नहीं आप 10 इल्जाम लगा लें। अगर आपका ज़मीर ये कहता है कि शबीर चौधरी गलत है या मेरी दिली बातों से किसी जगह से कहें, मैंने किसी जगह भी मैंने कहा आप माशाल्लाह मेरी आपसे मीटिंग हुई थी लंदन में, मैंने उसको भी कहा था, मेरे साथ साथी थे, मैंने कहा था यार इस आदमी का बड़ा नॉलेज है, बहुत आपने पढ़ा है, किताबों को पढ़ा है। किसी जगह मैंने कोई अकाइक में कोई मसख करने की कोशिश की हो, किसी जगह मैंने इंडिया का कुछ साइड देने की कोशिश की हो? बिल्कुल नहीं किया। मैंने अकाइक बयान किए हैं जो कि तारीख के तनाजर में है। इसके बावजूद अगर उनको मुझे याद है जी, हमारी मीटिंग हुई थी वहां लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में। उसमें आयशा सदीका भी थी और भी कुछ दोस्त थे हमारे, वो जो वहाँ हाँ, वहाँ पीएचडी कर रहे थे। तो बड़ी यस अच्छी डॉक्टर मीटिंग आशा थी, सिंह। आपने मुझे अपनी किताबें भी तोहफे में दी थी। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपकी बातों पे ठंडे दिलो दिमाग से गौर करेंगे, चाहे वो उनसे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन मुहज्जब तरीके से आपसे वो डिसएग्री करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे और अपने व्यूअर से इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जनाब, अल्लाह आपको आपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो वैसे मेरी जो किताब है ना लीगल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, अगर आपको मिल जाए या मैं किसी को बोलूँगा वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। ठीक है जनाब, वो थैंक यू पढ़ें। सर। उसमें ऐसे ऐसे हकायक हैं जो कि मैं समझता हूँ कि 99% पाकिस्तानियों को पता नहीं होंगे, इवन जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं पता। मेरी तरफ से ओके खुदा सर, हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू जी।